गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विजन है इसकी PT 365, जिसमें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी प्रीलिम्स के लिए। तो जुलाई अगस्त और इन दोनों मंथ के बीच में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में रही है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाकी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, धीरे धीरे आपको सारी लेसन मिलते जा रही है। आई होप यू आर इंजॉइंग द लेसन्स और आपकी रिवीजन भी अच्छी तरीके से चलते जा रही है। तो इसी तरीके से आप लोग रिवाइज़ करते रहिए और टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करते रहिए। अगर अभी भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है विजन आईएएस की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है उसके थ्रू आप लोग अपनी क्वेरीज पूरी कर सकते हो। और साथ ही अगर ज्वाइन करनी है तो आप लोग वहाँ पे मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत नेशनल आयुष मिशन है, इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पहले समझने की कोशिश कीजिए कोई भी स्कीम की, उसके नाम से ही कि उसकी क्या ऑब्जेक्टिव हो सकती है और उसका क्या मेन एम हो सकता है लाने का। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखें तो जैसे कि नेशनल आयुष मिशन आपको देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो आयुष सर्विस है, आयुष कहने का क्या मतलब होता है, इसमें आपको 5 लेटर्स देखने को मिलेंगे और इसकी 5 मीनिंग होती है। जैसे कि A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध एंड सोवा रिक्वा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो ये 5 लेटर है, 5 टर्म है जो कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पे आयुष मिशन के तहत इसकी सर्विस देखने को मिलेगी। और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस, इट मीन्स कि सस्ते अफोर्डेबल रेट में आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही ये कैसे सर्विस मिलेगी, तो आपको आयुष हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से, को लोकेशन जो भी आयुष फैसिलिटीज़ है वो भी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और साथ ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियस है कि हमारे स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो पाएंगे। आयुर्वेद मेडिसिन आप लोग अगर इंटेक करते हो तो आयुर्वेद की जो भी नुस्खा होती है उसमें आप लोग जानते हो कि सारी चीज़ें मेडिसिनल जो प्लांट है उससे बनाई जाती है। तो कुछ पौधों से बनाई जाती है, कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है। तो जो मेडिसिनल प्लांट है इसकी कल्टीवेशन को सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक क्लस्टर भी बनाए जाएंगे जिसमें कि कल्टीवेशन, वेयर हाउसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग और जितनी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, मार्केटिंग डेवलपमेंट करनी है, तो ये सारी चीज़ें की जाएगी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इट मीन्स कि एंटरप्रेन्योर्स वैसे लोग, वैसी ऑर्गेनाइजेशन, वैसी ग्रुप जहाँ पे लोग कुछ नया करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं और किसी चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है। साइलेंट फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेंटर्स में आप देखो कि यहाँ पे जो सेंटर के द्वारा अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको 5 साल के लिए और भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इट मीन्स कि अब ये स्कीम जो चलेगी नेशनल आयुष मिशन, ये 2026 तक चलेगी और ये मिशन ऑलरेडी आपका 2014 में लाया गया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2014 में बहुत न्यू तरीके के स्कीम्स लाए गए हैं, तो इसमें ये भी इनमें से वन ऑफ दोज है। और ये चीज़ें याद रखिएगा कि जब से मोदी जी आए हैं, जब पहली उनकी इलेक्शन से वो जीत के आए थे, तब से आपको बहुत न्यू देखने को मिल रहा है। तो ये सेकंड टर्म उनका चल रहा है, तो इसलिए इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। आयुष सिस्टम और मेडिसिन के तहत आपने देख लिया कि क्या क्या है। इसकी थोड़ी कंपोनेंट में नज़र देख लेते हैं। मैंडेटरी कंपोनेंट है, इट मीन्स कि जो रिसोर्स पूल है उसका 80% होगा यहाँ पे। आयुष सर्विस अगर आप लोग देखो तो कहाँ कहाँ से मिलेगा ये भी आप समझ गए। आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, क्वालिटी ड्रग्स होगी आयुष और यहाँ पे ड्रग्स की, मेडिसिनल प्लांट की, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे होंगे जो कि फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ, यानी कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको यहाँ पे फिज़िकली हेल्थ और मेंटली हेल्थ यहाँ पे बेटर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे, तो योगा और काउंसलिंग से। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है, इट मीन्स कि ये तो मैंडेटरी है कि 80% ये सारा काम किया जाएगा। 20% अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आयुष वेलनेस सेंटर जिसमें कि योगा और नेचुरोपैथी होंगे, IEC एक्टिविटीज़ और टेलीमेडिसिन होंगे, ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। साथ ही क्रॉप इंश्योरेंस भी यहाँ पे किया जाएगा, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही PPP मोड में, इट मीन्स कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप प्रोविज़न है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे कंपोनेंट होगी जो प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, तो अच्छी बात है। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे होगा। आयुष ग्राम है, इट मीन्स कि इसको विलेज लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक विलेज पर ब्लॉक जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा और आयुष बेस्ड जितनी भी लाइफस्टाइल है वो प्रमोट की जाएगी। 10% अगर हम लोग हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स देखें तो ये आयुष्मान भारत स्कीम्स के तहत देखने को मिलेगा। और ये आयुष स्कीम है, तो ऑब्वियस है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। सब्सिडी यहाँ पे फार्मर्स को दी जाएगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेडिसिनल प्लांट को कल्टिवेट कर सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल आयुष मिशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म मीटी कहते हैं। तो मीटी के तहत कौन कौन सी यहाँ पे, इस मिनिस्ट्री के तहत कौन कौन सी स्कीम है,
तो फर्स्ट स्कीम है समृद्ध स्कीम। देखिए समृद्ध स्कीम में आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन जब तक आप इसकी फुल फॉर्म नहीं जानोगे आप वहाँ फंस के रह जाओगे। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ याद हो गया, बट जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना क्वेश्चन पेपर में, तो फिर आप वो 4 ऑप्शन में ही घूम के रह जाओगे। तो बेटर है कि जो भी आपको निमोनिक्स देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितनी भी स्कीम्स वगैरह, तो एटलीस्ट उसको 3-4 बार पढ़ के जाइए, जिससे कि आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता है ना तो आप लोग ऑप्शन करेक्ट करके आओगे। इतनी ईजी क्वेश्चन आती है योजना से। तो समृद्ध स्कीम की बात करूँ तो एस स्टैंड फॉर स्टार्टअप। अब आप समझ सकते हो कि स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे मेनली आप देखो कि जो प्रोडक्ट इनोवेशन है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके लिए लाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे सपोर्ट करना है जो एग्जिस्टिंग या फिर अपकमिंग जितनी भी एक्सेलरेटर्स है जिसको सेलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे आईटी बेस्ड जो स्टार्टअप्स है ना उनको यहाँ पे एक्सेलरेट किया जाएगा। इट मीन्स कि उनको और पुशअप किया जाएगा, उनको फैसिलिटी दी जाएगी कि वो अपनी बिजनेसेस को और अच्छे तरीके से आगे लेकर जाए। जितने भी स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स मीन्स आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यू बिज़नेस अपना खुद का जो जॉब क्रिएटर होते हैं, जॉब सीकर नहीं होते, वो यहाँ पे निकल कर आते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। साथ ही अगर हम लोग इसकी साइलेंट फीचर्स देखें तो इसको स्टार्टअप एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम में इसको डेवलप किया जाएगा। 2 इसके कंपोनेंट होंगे, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, दूसरी मैचिंग इक्विटी सीड फंडिंग होगी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 300 जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा और नेक्स्ट 3 ईयर्स में। और सर्विसेज जो कि यहाँ पे आप देखो कि कस्टमर कनेक्ट हो गया, इन्वेस्टर कनेक्ट हो गया, कैपेसिटी इन्हांसमेंट है, ये सारा काम किया जा रहा है। वो सारे सर्विस के लिए इनको प्रमोट किया जाएगा। अप टू 40 लाख इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्टअप में है करेंट वैल्यूएशन में, तो ग्रोथ स्टेज जो है स्टार्टअप का इस हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि मैक्सिमम जो है 10 और मिनिमम 5 स्टार्टअप्स जो है हर एक कोहॉर्ट से इसको लाया जाएगा, हर एक जगह से इसको निकाल के लाया जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो आप समझ ही रहे हो, मीटी के तहत है, तो मीटी है यहाँ पे। साथ ही मीटी का यहाँ पे एक आप देखो कि स्टार्टअप हब बनाया गया, एक नोडल एंटिटी है मीटी इस मिनिस्ट्री के तहत, जिसमें कि मीटी की जो भी विजन है कि कैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट करना है, स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करना है, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करनी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया इनोवेशन के टर्म में, कि आप अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अगर कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे एक नेशनल कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन, मॉनिटरिंग सेंटर्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमारे देश में जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर है, जितने भी स्टार्टअप्स है, जितने भी इनोवेशन है, इट मीन्स कि जो भी मीटी की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, उन सबको एक साथ लाया जाएगा और ये एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये हब है अपने आप में, जिसमें कि आप देखो कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो यहाँ पर लिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक फ़ंड है जो कि है उभरते सितारे फ़ंड। अब उभरते सितारे फ़ंड हमारे देश में किसको कहा जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या करने की बात की जा रही है कि हमारी जो इंडियन इंटरप्राइजेज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जिसमें ये पोटेंशियल देखने को मिलेगा कि हाँ उसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, कि हमारे प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, प्रोसेस को, इन सब के थ्रू जो है एक एक्सपोर्ट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उनको इन्हेंस करना है। तो उभरते सितारे जो हैं, आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कोई बच्चे होंगे, हमारे जैसे यूथ होंगे, महिला होंगी, वैसे कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश में आप लोग देखो कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत कम होते हैं और हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, कैड देखने को मिलता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो रही है हमारी। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट हो रही है, तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, और जो कैड यहाँ पे वाइडन हो गया है उस कैप को कम करने के लिए हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा और इम्पोर्ट थोड़ा कम करना होगा। तो आप लोग जैसे देख रहे हो कि पैंडेमिक के बाद से, लॉकडाउन के बाद से हम लोग इंपोर्ट कम करने लगे हैं और अपने देश में आत्मनिर्भर भारत का जो ये स्लोगन है वो लेकर आए हैं, वोकल्स फॉर लोकल। तो इस पे ध्यान दिया जा रहा है। इसी के तहत आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ाने की बात की जा रही है, और उसी के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया है। फंड कॉर्पस कितना होगा, तो ये देख सकते हैं कि 250 करोड़ होगी ग्री शूज़ में, और ऑप्शन है 250 करोड़ का। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग का देखें, आईपीओ जो होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है अगर पहली बार अपने शेयर पब्लिश करे तो उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो ये जो ग्रीन शूज़ ऑप्शंस है, ये प्रोविज़न है कि यहाँ पे राइट टू सेल इन्वेस्टर्स, इसकी ग्रांट दी जाएगी मोर शेयर्स दैन इनिशियल प्लान बाय द इशूअर्स। यानी कि अगर कोई इशू कर रहे हैं, कंपनी जो है अपनी शेयर को इशू कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में अगर वो सोच रहे कि 10 यहाँ पे शेयर इशू करें और कितनी भी कॉस्ट हो, तो ये इससे ज़्यादा शेयर इशू कर सके, इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। सेटअप किया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा, ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया है सिडबी के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। नेचर ऑफ असिस्टेंस क्या है कि एक मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर सपोर्ट का। साथ ही अदर फीचर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो भी मॉडल है,
और इस मॉडल को दूसरे नेशंस जैसे कि जर्मनी में फॉलो किया जाता है, तो उसी के तहत हम लोग भी इसको फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ जो MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ हैं, जिनकी टर्नओवर यहाँ पे 500 करोड़ है, तो ये भी एबिलिटी है कि वो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। साथ ही सेबी और जो एग्जिम बैंक है, ये भी जॉइंटली आइडेंटिफाई करेंगे 100 से ज़्यादा पोटेंशियल प्रपोजल जो कि यहाँ पे डाइवर्स सेक्टर्स में होगा, जैसे कि आप देखोगे फार्मास्यूटिकल में है, ऑटो कंपोनेंट है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर है, सॉफ्टवेयर है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट में डिफरेंट फील्ड में जो अगर यहाँ पे पोटेंशियल है कि हाँ एक्सपोर्ट हमारा हो सकता है इन सारे फील्ड से, तो उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके, तो याद रखना है उभरते सितारे फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, क्योंकि ये आप अंदाज़ा लगाना कम हो जाता है, कुछ भी अगर यूनिक देखने को मिलता है किसी स्कीम में, योजना में, फंड में, तो उसको ध्यान रखिएगा, खास करके अगर मिनिस्ट्री यूनिक है तो ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके तहत ये मुस्कान लाया गया है। तो मुस्कान है क्या, यहाँ पे क्या है कि जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी देखने को मिलती है उन बच्चों का जो कि 11 साल से कम के एज के, तो उनको यहाँ पे कम करना है। और साथ ही साथ हमारी जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे हमें जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। साथ ही यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली जो सर्विसेज है, जो नए बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं और जो बच्चे यहाँ पे ह्यूमन और सपोर्टिव इन्वायरमेंट में रहे, उसके लिए यहाँ पे लेकर आना है। साथ ही जो सेटिस्फैक्शन है मदर की और फैमिली की कि बच्चों को यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी से मिले, इस चीज़ को इन्हेंस करनी है, ठीक है। साथ ही हम लोग समझते हैं कि इसकी फ़ीचर्स क्या है। तो मुस्कान, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक क्वालिटी हेल्थ चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है बच्चे जो जन्म लेते हैं उससे लेकर 12 साल तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है जिससे कि हमारी जो पेडियाट्रिक केयर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो क्वालिटी ऑफ केयर अगर हम लोग देखें तो प्रोविज़न ऑफ केयर है और एक्सपीरियंस ऑफ केयर है। कहा जा रहा है कि जितनी भी इलनेस मैनेजमेंट है उसके लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस लानी चाहिए। इट मीन्स कि कहीं और कोई ऐसा प्रैक्टिस हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना है जो कि दूसरी जगह उसको ऑलरेडी ट्राई किया गया है और उसमें वो सक्सेस हुआ है। एक्शनेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होनी चाहिए, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम होनी चाहिए जिसमें कि एक्शन लिया जा सके और एक्शन लेना ही है। पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, रिस्पेक्टफुल और राइटफुल केयर होनी चाहिए, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, इसेंशियल चाइल्ड फ्रेंडली रिसोर्स फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें इंडिविजुअल और फैकल्टी लेवल आउटकम्स हो, साथ ही साथ यहाँ पे की प्रैक्टिसेस को कवरेज किया जाए। बच्चे और फैमिली आउटकम्स जो है सेंटर्ड आउटकम्स होनी चाहिए। की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ पे लाई जाएगी। बच्चे और जो पेरेंट अटेंडेंट जो फ्रेंडली एम्बियंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरीके का रखा जाएगा। देखिए हॉस्पिटल क्या होते हैं ना कि कई बार आप देखो कि बच्चे हॉस्पिटल जाके डर भी जाते हैं, और हॉस्पिटल का एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अगर जाए तो वो डरे नहीं, और इवन बच्चों के लिए एक अच्छे से अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 12 साल के बच्चे, बेसिकली आप देखो कि न्यू बॉर्न से 5 साल के बच्चे जो है बहुत नाजुक होते हैं, उनका एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से जो है हॉस्पिटल में भी वैसी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। ओके, तो ये मुस्कान वर्ड से ही आपको याद रखना है कि मुस्कान किसके फेस में देखना है, तो बच्चों के फेस में देखना है, ठीक है। तो बच्चे जब हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं और इन्वायरमेंट भी खिल सा जाता है, तो उस हिसाब से अब बच्चे खुश रहेंगे तो बच्चे खुश कैसे रहेंगे, जब बच्चे जीवित रहेंगे, है कि नहीं। तो मोर्टेलिटी यहाँ पे कम करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने से 5 साल के बीच में काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है, तो मोर्टेलिटी डेथ रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। मॉर्बिडिटी भी है। मॉर्बिडिटी कहने का मतलब है कि डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस डिजीज़ेस होती है बच्चों को, तो इसलिए ये भी कम होनी चाहिए। जब डिजीज़ेस नहीं होंगे, इलनेस नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है कि बच्चे हेल्दी फील करेंगे, तो वो हैप्पी रहेंगे, ठीक है। तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों इसमें रखी गई है कि दोनों को यहाँ पे कम करना है। साथ ही यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। तो ये है क्या, इसके बारे में समझिए। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक्रेडिटेट किया गया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के द्वारा, और इसको डेवलप किया गया है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड हो, उसके लिए इसको लाया गया है। और साथ ही इसमें आप देखो कि क्वालिटी केयर जो है उसको फैसिलिटी के ही विद इन इसको डिलीवर किया जाएगा, और डिफरेंट जगह अर्बन एरिया में है तो आपको अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अगर आप गांव में हैं तो वहाँ पे रूरल है, डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। हर तरीके से जो है हर लोगों तक इसको पहुँचाना है। तो इनका यही काम है कि क्वालिटी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, वो भी हेल्थ केयर सेक्टर्स में, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि किसके लिए है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको देखने को मिलेगा, ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी के लिए है। तो
तो अगर हम लोग इसकी ऑब्जेक्टिव देखें तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से ही समझिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे इस स्कीम में फ़ंड जो डिवाइड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होगी, और डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं जुडिशियल सिस्टम में यहाँ पे क्या इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो एक्चुअली जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है इनकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इंप्रूव करने की बात की गई है। साथ ही यहाँ पे जो जुडिशियल ऑफिसर्स है इनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स है, और डिस्ट्रिक्ट में और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर्स है इनकी क्या नीड है इसको पूरी करनी है, जिससे कि यहाँ पे बेटर तरीके से जस्टिस डिलीवरी हो सके। आज के डेट में आपको बहुत सारे लेकुनास देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सारे कोर्ट मिलाकर अगर आप देखोगे तो 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस है वो पेंडिंग में है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में। और आपको पता है कि कोई भी अगर जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ डिनाई तो नहीं है बट डिले ज़रूर है, जस्टिस मिलेगा बट देर से मिलेगा। तो ये सारी लेकुनाज है, इसको यहाँ पे ओवरकम करने के लिए लाया गया है। इसमें साइलेंट फीचर्स में बातें ये रखी गई है कि सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक भी इसको कंटिन्यू रखें। ये भी अगेन आपका 2026 तक चलेगा। एक्चुअली ये स्कीम जो है 1993 से ही लाया गया है, जिसमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट की रिसोर्सेज है उसके ऊपर ये काम करते हैं। साथ ही जैसे कि आप देखो कि कोर्ट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, कहीं हाई कोर्ट बनाना है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट बनानी है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन चलती है इस स्कीम के तहत। साथ ही रेसिडेंशियल अकोमोडेशन देने की बात की जाती है। जितने भी जजेस होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी जो हाउसिंग नीड्स होती है, रहने के लिए जो जगह की ज़रूरत होती है, तो उनको ये प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत। फ़ंड अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियस है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है। 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे 90-10 का रेशियो है। 90% फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% फंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये तो समझिए कि डिस्ट्रिक्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है सारे कोर्ट हॉल में इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। रेजिडेंशियल यूनिट होती है कि यहाँ पे जितने लॉयर्स हैं, लॉयर्स के लिए हॉल होनी चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए घर होनी चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए, डिजिटल कंप्यूटर रूम होनी चाहिए। ग्राम न्यायालय की ऑपरेशनलाइजेशंस भी ये करते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कितने खर्च में, तो 50 करोड़ के खर्च में। प्रोविजंस है फ्लेक्सी फंड का भी। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ अगर वो चाहे तो कुछ फ़ंड जो यहाँ पे एलोकेट किया गया है वो इसको अलग रख सकते हैं। इन केस ऑफ स्टेट यहाँ पे 25% है, और अगर किसी यूनियन टेरिटरीज़ को अलग से फ़ंड रखनी है तो वो 30% रख सकते हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट का भी शेयर है। ये फ्लेक्सी फंड है जो कि स्पेंड किया जाएगा किसी भी सब स्कीम में और इनोवेशन में जो भी इसी लाइन पे है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाँ, जुडिशरी फील्ड में ही अगर कुछ और भी सब स्कीम है इसके तहत छोटे मोटे, तो उसमें अगर खर्च करनी है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज चाहते हैं कि कुछ फंड वो इससे निकाल के कहीं और भी यूज़ कर सके तो वो कर सकते हैं। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन देखें तो हाई कोर्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, जिनको यहाँ चीफ जस्टिस जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होंगे जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट के थ्रू वो यहाँ पे इस कमेटी को हेड करेंगे और मॉनिटर करेंगे। सेंट्रल लेवल अगर मॉनिटरिंग कमेटी देखें तो इसको सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वो इसको देखेंगे। न्याय विकास पोर्टल है, तो ये न्याय विकास जैसे कि आप देख सकते हो कि जस्टिस डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जिसमें कि जो भी डेटा है, जैसे कि कोर्ट हॉल का जो भी कंप्लीशन हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, या फिर रेजिडेंशियल यूनिट जितने भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उन सारे डेटा को इस पोर्टल में ही आपका अपडेट किया जाएगा, और इसको डेवलप किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल के द्वारा। टेक्निकल असिस्टेंस होंगे यहाँ पे जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर होंगे इसरो का। ठीक है, तो ये सब याद रखना आपको, एक एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदर इनिशिएटिव और स्कीम्स देख लें तो आपको पता है कि उज्ज्वला योजना इसकी फर्स्ट जो पार्ट थी 1.0 वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो अब सेकंड आ चुका है। इट मीन्स कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपको देखने को मिलेगा। सबसे बेहतरीन बात है कि यहाँ पे आपका LPG गैस सिलेंडर देने की बात की जा रही है, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री जो भी होंगे वो यहाँ पे गैस से ही रिलेटेड होंगे। सो दिस इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रोसीजर जो है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। इट मीन्स कि अब लेस पेपर वर्क होगा क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन हो रही है, तो ये चीज़ें आपको भी सही लगनी चाहिए। बेनिफिशरीज़ जो है वो यहाँ पे फ्री LPG कनेक्शन, फर्स्ट रिफ़िल यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे माइग्रेंट जो है उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं कि वो अपना राशन कार्ड सबमिट करे और एड्रेस प्रूफ दे। एक सेल्फ डिक्लेरेशन ही यहाँ पे काफ़ी है दोनों के लिए, फैमिली डिक्लेरेशन और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो खुद ही यहाँ पे कस्टमर को आना है, वो सेल्फ डिक्लेरेशंस देनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन कौन है, कोई भी एडल्ट वीमेन जो कि पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग कर रही है, उनके पास LPG कनेक्शन नहीं है उनके घर में,
तो वो आ सकते हैं। और साथ ही एलिजिबल है, जैसे कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का आया था उसके लिस्ट में अगर कोई एलिजिबल है तो उनको मिलेगा। साथ ही अगर कोई स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं तो उनको मिलेगा। या फिर कोई बेनिफिशरी है प्रधानमंत्री आवास योजना के, अंत्योदय अन्न योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर है, या फिर कोई बैकवर्ड क्लासेस है, टी और XT गार्डन ट्राइब्स है, और या फिर पीपल जो कि रिवर्स लैंड के अगल बगल रहते हैं तो उनको यहाँ पे एलिजिबल रखा गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और उसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की गई है, तो ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री भी एग्रीकल्चर के ही होंगे, फार्मर्स वेलफेयर। इसको 2020 में लाया गया है, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दिस प्रीलिम्स। और साथ ही साथ आप देखो कि कोविड-19 में काफ़ी क्राइसिस हुई है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये वन ऑफ द प्रोग्रेसिव मूव्स आप कह सकते हो। नाबार्ड है जो कि इस इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ ऑब्जेक्टिव है कि जो मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग करनी है इन्वेस्टमेंट में जितनी भी है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, इट मीन्स कि जो भी फसल अगर हार्वेस्ट हो गए है तो उसके बाद जो उसको मैनेज करना होता है, मंडी तक पहुंचानी होती है, मार्केट तक पहुंचानी होती है, उसकी स्टोरेज की बात की जाती है, तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कॉपस है यहाँ पे 1 लाख करोड़, तो यहाँ पे कॉपस भी याद रखिएगा क्योंकि डेटा के साथ यूपीएससी काफ़ी खेलती है, तो आपके साथ खेल ना हो जाए इसलिए आप इसको पहले ही रट लो। फिनेंशियल असिस्टेंस जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशंस और क्रेडिट गारंटी है। इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे लोन लिया जाएगा, तो लोन अगर आपको रिपेमेंट करनी है तो उसकी कुछ परसेंटेज ऑफ जो इंटरेस्ट होती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। हार्डली यहाँ पे 2.5 से 3% देखा गया है हर एक स्कीम में, तो यहाँ पे भी उतना ही होगा। क्रेडिट गारंटी है कि यहाँ पे क्रेडिट गारंटी जो है वो लोन दिया जाएगा, और वो भी यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। बेनिफिशरीज कौन कौन है, तो ऑब्वियसली कि कोई भी किसान हो सकते हैं, या फिर किसानों का ग्रुप हो सकता है जिसे हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हो सकती है, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एलिजिबिलिटी कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, बायो स्टिमुलेंट्स प्रोडक्शन, ये सारे लोग इसमें आपका एलिजिबल है। ड्यूरेशन आप देख सकते हो, ओवरऑल जो पीरियड है इस स्कीम का उसको एक्सटेंड किया गया है 2032 और 33 तक, तो ये आप कह सकते हो कि लगभग 10 साल तक, क्योंकि इनिशियली ये आपका जो है पहले 2029 तक था, बट इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया 2020 से लेकर ये आपका 23 साल तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये 23 साल के लिए क्रिएट किया गया, सॉरी 23 नहीं, ये 13 साल के लिए क्रिएट किया गया। ओके, 2020 से लेकर ये आपका 33 तक है, 13 साल के लिए इसको क्रिएट किया गया है। फिर आते हैं किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो अगेन आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया, तो ये भी आपका जॉइंट इनिशिएटिव है, क्योंकि ये आपका एक तो किसान सारथी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होंगे, लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे मीटी भी आपको देखने को मिलेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे फार्मर्स को क्या है कि सारे राइट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, वो भी राइट टाइम पे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसान सारथी है, किसान का साथ दिया जाएगा, और किसान को साथ किस टर्म में देना है, तो या तो फंड के टर्म में दीजिए, पैसे के टर्म में दीजिए, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, तो राइट टाइम में राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उनकी डिज़ायर्ड लैंग्वेज में, क्योंकि किसान जो है जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो अपने लोकल एरिया में लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं रैदर देन हिंदी और इंग्लिश, तो उनके खुद के लैंग्वेज में उनको राइट इन्फॉर्मेशन देना ये सबसे बड़ी बात हो गई। यहाँ पे किसानों को एम्पावर किया जाएगा कि उनको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी दी जाएगी कि वो रिमोट एरिया में रहकर ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और अगर वो इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे तो इट मीन्स कि उनके पास अच्छा खासा स्मार्टफोन होगा, अच्छा खासा भी नहीं कहूँगी, स्मार्टफोन होगा, और वो इसको ऑपरेट करना सीखे, थोड़ा बहुत यहाँ पे वो अपनी इंगेजमेंट दिखाए, तो इससे भी बेटर हो पाएगा। साथ ही आप देखो हाई वैल्यूएबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में देखने को मिला, एजुकेशन रिसर्च एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी आईकार के तहत। सोन चिड़ैया ऑब्वियस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो सोन चिड़ैया एक ब्रांड और लोगो है हमारी यहाँ की, जो कि अर्बन की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रोडक्ट है। ये कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि आपस में आकर वो खुद के ही मेहनत करते हैं और खुद का ही वो हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उनसे जो उनकी अर्निंग होती है वो खुद का जो है अपनी दिनचर्या लेकर चलते हैं। तो ये क्या हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मार्केट में पहुँचती है, और पहुँचती है तो उनके लिए एक ब्रांड होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए
तो इसके लिए सोन चिड़ैया रखा गया है। इससे क्या होगा कि सोन चिड़ैया जैसे आप नाम ही सुन लिए तो आपको समझ में आ गया क्या कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये प्रोडक्ट है। तो इट मीन्स कि आप समझ गए इनसे क्या मिला, उनको विजिबिलिटी मिली, उनको ग्लोबल एक्सेस मिलेगा, उनकी आइडेंटिटी निकल कर आएगी। ये याद रखना है कि अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। आपके पास यहाँ पे यूपीएससी में अगर पूछा जाएगा तो ये रूरल कह दिया जाएगा, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र। तो आपको भी लगेगा कि हाँ राइट है। उस समय क्या होता है कि इतनी फैक्ट्स अगर याद नहीं हो पाई तो आप जिस तरीके से सोचने का कोशिश करते हो तो आप सोच सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि सोन चिड़ैया ये हमारी जो सोने की चिड़िया हैं वो हमारे अर्बन एरिया की बात की जा रही है और इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री ये पीएम दक्ष है, दक्षता और कुशलता संपन्नित गृही। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। एक्चुअली इसको इसी साल स्टार्ट किया गया है। तो इसका एम है कि फ्री ट्रेनिंग देनी है 2.71 लाख पर्सन को, जो कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तो नहीं है, ओबीसी और सफाई कर्मचारी से। और इसमें क्या होगा कि उनकी स्किलिंग रीस्किलिंग उनको दी जाएगी। शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि मेनली यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे। ग्लोबल क्लास यहाँ पे स्किल होंगे, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। रिसेंटली पीएम दक्ष पोर्टल है और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप है जो कि डेवलप किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन्स के साथ, जिससे क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी जितने भी टारगेट ग्रुप है। तो पीएम दक्ष याद रखना है कि टारगेट ग्रुप है, इट मीन्स कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और सफाई कर्मचारी को यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है संवाद। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। संवाद, जैसे मैं आपके साथ संवाद कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया कि सपोर्ट, एडवोकेसी, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। और किसके लिए है संवाद? तो बच्चे से संवाद कीजिए। ये आपका बच्चे से रिलेटेड है तो ऑब्वियस है यहाँ पे मिनिस्ट्री भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ गई। एक्चुअली ये संवाद प्रोग्राम का सेकंड फेज़ है जिसको कि इंडिपेंडेंस डे में लाया गया। और फर्स्ट ईयर जो है संवाद, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो डिस्ट्रेस में हैं, जैसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कोविड-19 को देखते हुए भी आप कह सकते हो कि स्कूल नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो इसके कारण भी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लाख स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन फंक्शनरीज होंगे, टेली काउंसलर्स यहाँ पे होंगे, एजुकेटर्स होंगे, लॉ प्रोफेशनल्स होंगे। तो वो कैसे बच्चों को जो है सही तरीके से सही गाइड कर सके, उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। संवाद के बारे में देखें तो ये नेशनल इनिशिएटिव है और इंटीग्रेटेड रिसोर्स है जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना, मेंटल हेल्थ यहाँ पे ग्रूम करना और साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए लाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंस साइकेट्री के अंदर है। साथ ही इसको सपोर्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो संवाद याद रखना है कि बच्चों से बात करनी है, इसलिए संवाद लाया गया। सुजलम कैंपेन, तो सुजलम में ही आप देखो कि जल है, JAL, तो ये जल मिनिस्ट्री के तहत आ गई। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत आ गई और ये सुजलम में ही आपका जल है, तो इट मीन्स कि पानी से रिलेटेड बात है। तो एक कैंपेन है जिसमें कि मिलियन सोक पीट्स यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा विलेजेस में और नेक्स्ट 100 डेज़ में, जिससे क्या हो पाएगा, जो ग्रे वाटर है उसको मैनेज कर पाएंगे और जो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ क्लॉग हो जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में जो आप देखो कि फ्लोइंग पानी जो फ्लो है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ये कैंपेन से क्या हो पाएगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी फ़ेज़ 2 की जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे मोमेंटम में आ पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है और ये क्या है, स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लिवाइज। तो रिसेंटली सेंटर के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि ये जो रिबेट मिलता है, इट मीन्स कि सेंट्रल और स्टेट की टैक्सेस और लिवाइज से इस स्कीम को आगे तक ले कर जाया जाना है। और कब तक? तो 2024 तक इस स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा विद द एंड टू एंड डिजिटाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके कंटिन्यूएंस से क्या हो पाएगा कि ये जो आपके टैक्सेस लगाए जाती थी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल और गारमेंट में, तो वो ज़्यादा महंगे हो जाते थे। तो यहाँ पे अगर टैक्सेस नहीं लगेंगे, लिवाइस नहीं लगेंगे, तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट थोड़े सस्ते रहेंगे और ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएंगे। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि स्टेबल और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी रिजिम रह पाएगा और इससे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको अलग से एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी कि वो प्रमोट हो सके और एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ लैक ऑफ जॉब्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सके। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ टैक्स और जो लिवाइस है उसके नहीं लगाने से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये काम यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। हमारी यहाँ पे जुलाई और अगस्त मंथ की जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है ये कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं कल। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी तरीके से कॉन्फिडेंट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस मंजिल दूर नहीं, बहुत पास है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।